सो ह्यूमन माइंड इज सच एन अमेजिंग मिस्ट्री, जहाँ एक और एआई रोज कुछ नया गढ़ रहा है, जब दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक की दूरी पर अवेलेबल है, जहाँ इंसान आकाश गंगाओं के नक्शे बना रहा है और अपनी बनाई हुई सबमरीनों से समुद्र की गहराइयाँ नाप रहा है, जहाँ आसमान में उड़ती आवाज़ से तेज़ दौड़ती मिसाइलें हैं और उनसे टकराते अतरंगी ड्रोन हैं, और इन सब को गढ़ता हुआ इंसानी दिमाग जो अपने कॉन्ट्रडिक्शंस, अपने नुआंसेस के साथ आता है हज़ारों सवालों के साथ कि क्या ये कुदरत की बनाई सबसे बेहतरीन चीज़ है, या ये आज भी वही प्रिमिटिव एप माइंड है जो अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों पर रहता था, कच्चा मांस खाता था। सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों, बट फॉर्चुनेटली टुडे वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस हु कैन help us explore all these answers. We have with us the very amazing Jhilmil Dua, a psychiatrist from AIIMS Rishikesh, a very dear friend of mine. By the way, this is Ram Yadav and you are watching Out of Curiosity. Right, so Right. Do I start now? Yeah, you start Ram. Yes, absolutely. All right. So hi. Yeah. So expert please, feels please. like such an overstatement. I'm just a learner. Let us just keep it at that. Okay, so we are all students of life, and then you have more experience in the field of psychiatry, human behavior than I do. Is that okay? हाँ, ये कहना बेहतर होगा. Yes. चलो बेहतरीन। और तो मैं जानता हूँ झिलमिल को स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से पहले, स्कूल डेज के बाद के कुछ समय से। शी वॉज टॉपर ऑफ उस जमाने का पीएमटी। देन शी जॉइंड आई थिंक एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एंड देन शी डिड हर एमडी फ्रॉम इन साइकियाट्री फ्रॉम एम्स ऋषिकेश, राइट? Yes. तो झिलमिल ये इतने सारे फील्ड्स छोड़ के, आई नो मोस्ट, जितने भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो मेडिसिन में गई, वो कुछ पीडियाट्रिशियंस हैं, कुछ गायनी में गई। साइकियाट्री वाज अ वेरी ऑड चॉइस, आई वुड से ऑड चॉइस, वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस, अ वेरी डिफरेंट टेक। आपके पीजी रैंक की वजह से ये नहीं था, आई नो फॉर दैट फॉर श्योर। यू चोज इट आउट ऑफ योर इंटरेस्ट। ऐसा क्या था साइकियाट्री में? Okay. So जैसे कि आपने बोला, इंटरेस्टिंग चॉइस, दैट इज द करेक्ट फ्रेज, क्योंकि ज्यादातर लोग रैंक्स के हिसाब से कोर मेडिसिन वाले ब्रांचेस चूज करना पसंद करते हैं, लाइक यू सेड, पीडियाट्रिक्स, गायनी, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, सो एंड सो। तो ऐसे था कि और शायद ये काफी लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा। जब मैं छोटी थी तो स्कूल में एक दफे वी वर सपोज टू राइट एन एसे और पैराग्राफ और समथिंग, कि अगर आपके पास में एक सुपर पावर होता तो व्हाट वुड यू लाइक इट टू बी। दैट वाज बैक इन 5th स्टैंडर्ड। और बैक देन आई थॉट कि मुझे बड़ा मजा आएगा अगर मैं दूसरे लोगों के दिमाग पढ़ सकूं। और आई थिंक ये हम लोगों में से काफी लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा। लॉट ऑफ अस वांट टू डू दैट, क्योंकि नो मैटर हु वी आर, ह्यूमन माइंड इज, यू नो, other people's behaviors always fascinates us कि यार चल क्या रहा है बंदे के दिमाग में। So I guess that is where my fascination with it started. And as I grew up, I had interest in both sciences and humanities. So I think psychiatry is the closest branch of medicine that looks at people as people holistically, you know, with all of the humanities aspects. So psychiatry is not just biology, no? You take into account psychology, you take into account sociology, you take into account anthropology. You know, you take into account all these socio-cultural factors that make you Ram Govind Yadav and that make me Jhilmil. So I think that is how my interest developed, and so I ended up taking it. And I guess जो मुझे बचपन में लगता था कि, you know, I would come close to reading people's minds. I don't think that is ever possible for any of us, but it gives you a chance to know people more. It gives you a chance to talk to people more, and it gives you a chance to, understand human behavior more. So I guess I'm walking on that path that I wanted to. So like a lot of people got this confused. जैसे हमें लेमन, हमारे जैसे लेमन्स को कई बार कंफ्यूजन होता है कि
there are psychiatrists in the world, then there are psychologists in the world, then there are people who call themselves therapists. कोई psychologist होता है, कोई psychiatrist होता है, कोई therapist होता है. क्या इनमें exact ओके, सो इट इज वेरी सिंपल. अगर आप एक साइकेट्रिस्ट हो तो आप पहले एक डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो इन इंडिया, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज आप एक एमडी साइकेट्री हो. सो आप ह्यूमन बॉडी के नुआंसेस से भी फेमिलियर हो, आप बेसिक मेडिसिन, बेसिक सर्जरी में ट्रेन हो लाइक एनी अदर एमबीबीएस डॉक्टर, और उसके बाद आप स्पेशलाइज करते हो इन साइकेट्री, विच इज वेयर यू लर्न बोथ साइकोफार्माकोलॉजी जो कि दवाइयाँ हैं, एंड साइकोलॉजी जो कि थियरीज है ह्यूमन माइंड के. तो एज ए साइकेट्रिस्ट मैं दवाई लिखने के लिए भी ऑथोराइज्ड हूँ, किसी मरीज को शॉक ट्रीटमेंट जो ईसीटी देना होता है उसके लिए भी ऑथोराइज्ड हूँ, और साथ में थेरेपी करने के लिए भी ऑथोराइज्ड हूँ, जो साइकोलॉजिस्ट जो करते हैं. साइकोलॉजिस्ट ऑन दी अदर हैंड उनका प्राइमरी फोकस जो होता है वो थेरेपी या जो बातचीत करना होता है वो होता है. सो दवाई लिखने के लिए इंडिया में साइकोलॉजिस्ट ऑथराइज नहीं है. देन देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट. सो देर इज समथिंग कॉल्ड अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो उन लोगों से डील करते हैं जो एक्चुअली क्लिनिकली डायग्नोज है, जिनको कुछ बीमारी है. देर आर अदर पीपल हु आर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जो आपको ज्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कॉर्पोरेट के जमाने में इवन कॉर्पोरेट ऑफिस का एक काउंसलर होता है ना. सो दोज गाइज आर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. तो सो अगर आप किसी के पास जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, and you're looking for a proper therapy, you're looking for a clinical psychologist, आप अगर मतलब किसी बीमारी के इलाज के लिए जा रहे हैं तो आप उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, RCI registration, which is the Rehabilitation Council of India. So you look at the registration number and you figure out कि okay, these guys have some experience with the hospitals, with patients, and they are authorized for clinical therapy, while the others are for counseling therapy, occupational therapy, and so on and so forth, number of things. That. So not all psychologists, all therapists are saying, सब उसमें भी सबका सब डोमेन है, सब अपने अपने फील्ड्स में experts हैं. Right. Also very interestingly, हाँ. I'm sorry to interrupt you. एक चीज में और so I should not मैं अपने वालों को ज्यादा महिमा मंडित नहीं करना चाहती. So even though psychiatrists are authorized to do therapy, very few of us have the actual experience required for therapy. तो हम लोग को बेसिक्स पता है थेरेपी के, बट हम लोग कुछ एक दो थेरेपीज में ही पूरी तरह ट्रेंड है, लाइक CBT एंड ऑल. ज्यादातर थेरेपीज में हम लोग को पर्टिकुलरली इन इंडिया, बिकॉज यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम इन दी OPDs एंड यू आर बहुत सारा मरीज आ रहा है तो आप बात करके आप दवा लिख के भेज दोगे. सो हम लोग को दूसरी थेरेपीज में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो हम लोग फिर उसके लिए साइकोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं. सो आई थिंक आई शुड बी ऑनेस्ट देयर. Also you said in your like प्राइमरी इंट्रोडक्शन आपने वो बात किया शॉक थेरेपी, वो अभी भी इंडिया में होता है कि यू पीपल गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड ऑल? जी बिल्कुल, वो होता है, एंड इन फैक्ट इट इज वन ऑफ द सेफर प्रोसीजर्स दैट वी हैव. अरे नहीं यार, कम ऑन, मतलब आप वो तो कितना अनकंट्रोल्ड है कि आप एक पल्स ऑफ, जैसे जो मेरा जितना मुझे बायोलॉजी समझ में आती है, न्यूरॉन्स हैं जिनमें बहुत ही माइक्रो एम्पियर्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, और अचानक से आप उस सिस्टम को ओवरलोड कर दे रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ कंट्रोल है उसमें कि कितने कंट्रोल से मैं उसमें, तो ये सेफ तो नॉट फॉरगेट सेफ, मुझे तो थोड़ा सा इनह्यूमेन भी लगता है ये. ओके, तो मैं यहाँ पे ये एक मिथ है जो काफी सारे मरीजों को होता है. इट्स अ गुड थिंग कि आप इसको दैट यू ब्रॉट इट अप. तो एक्चुअली ऐसे होता है कि पुराने जमाने में जब शॉक देते थे, सीजर आता था, उस टाइम में डायरेक्टली लगा देते थे विदाउट एनी कंट्रोल्स, विच मेंट कि आपकी बॉडी पूरी तरह सीज करेगी, जैसे मिर्गी का दौरा आता है. विच मेंट मरीजों को काफी रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि हड्डी का टूटना, दांत का टूटना, और इवन कार्डियक रिस्क हो सकते हैं. उस तरह की चीजें हो सकती हैं. अभी आजकल जो चीज प्रैक्टिस होती है, लेकिन उसमें हम लोग एक तो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पहले फॉर अ फ्यू सेकंड्स ओनली, मतलब फॉर अ फ्यू मिनट्स, सॉरी नॉट सेकंड्स. उसके बाद में हम उनको मसल रिलैक्सेंट देते हैं, तो उनका पूरा बॉडी एक्चुअली रिलैक्स्ड है. उसके बाद में उनको वो इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर हो रहा है. और जो आप बात कर रहे हो कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का एम्पलीट्यूड है वो मतलब कितना छोटा होता है, जो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज गिवन.
So the charge that is given is of the order of millicoulombs. We usually start from like 30 millicoulombs or 80 millicoulombs. तो बहुत छोटा चार्ज है, right? And ज्यादा सेफ मैं उसलिए बोल रही हूँ कि जब आप किसी को भी कोई मान लो कोई साइकोटिक पेशेंट है, आप उसको कोई दवाई दे रहे हो, सो दवाई उसकी लिवर से मेटाबोलाइज होगी या किडनी से मेटाबोलाइज होगी एंड इट्स गोइंग टू स्टे इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दवाइयों की जो साइड इफेक्ट्स रहेंगे वो भी काफी समय तक रहेंगे। इसके कॉन्ट्रडी जो ईसीटी के साथ होता है, मिनट्स का प्रोसीजर है, मिनट्स में एनेस्थीसिया आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा and then you're good to go. So I'll tell you an interesting thing. In India, there is a law, Mental Health Care Act, right? Okay, चलो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे, but let me just tell you this कि जो जितनी भी guidelines हैं प्रेग्नेंट women के लिए साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस का इस्तेमाल करने से हमको रोकती है कि जहां तक संभव हो उनका इस्तेमाल नहीं करें, बट उसमें जो एक सेफ प्रोसीजर मानते हैं वो मानते हैं ईसीटी। तो इसमें मतलब आप लोग एग्जैक्टली ये तो मुझे जैसे हमने ये सिर्फ फिल्मों में ही देखा है, राइट? या फिर जो इंडियन सिनेमा ने इसे जैसे पोर्ट्रे किया है, लेकिन आप नॉट एवरी साइकोटिक इंसिडेंस रिक्वायर्स अ ईसीटी या जो इलेक्ट्रिक शॉक है। तो क्या किस केस में मतलब कब हमें ये देना, ये मुझे ऐसा लगता है ये कुछ ना लाइक अगेन थोड़ा इनह्यूमन लगेगा, ये कुछ फैक्ट्री रीसेट टाइप है कि शॉक दे के जैसे फोन स्विच ऑफ करके स्विच, राइट? हाँ, तो ये आई वाज आस्किंग कि ये आप जो इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं ये कुछ जनरलाइज्ड तो नहीं है कि किसी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए देते होंगे? और इज इट लाइक दैट जो मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि ना आपने बस किसी को शॉक दिया और वो फोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने वाला फैक्ट्री रीसेट टाइप कुछ है क्या? ये क्या है मतलब? अच्छा ठीक है, सो मैं दो चीजें बताती हूँ। पहला तो ये कि शॉक ये स्टार्ट कैसे हुआ देना, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि जो लोग एपिलेप्टिक्स थे, जिनको नेचुरली एपिलेप्सी था, उनके अंदर में अगर साथ में साइकोटिक सिम्टम्स भी होते थे तो आफ्टर सीजर वो सिम्टम्स बेहतर होने लगते थे, यू नो, इन सम ऑफ द पेशेंट्स, नॉट ऑल, इन सम ऑफ द पेशेंट्स। So that is how it started, and to this date it remains one of the most effective treatments that we have. तो जो आपने दूसरी चीज मुझसे पूछी कि हर किसी को नहीं देते हैं, डेफिनेटली हर किसी को नहीं देते हैं हम। जो इंडिकेशंस अभी हैं ब्रॉडली ईसीटी देने के, वो एक तो ये है कि अगर दवाइयों पे मरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कई दफा ईसीटी पे रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा, अगर हमको रैपिड रिलीफ चाहिए सिम्टम्स में कि अगर बहुत समय हो गया है हमें ट्रीट करते हुए, या फिर अगर बीमारी ऐसी है जिससे मरीज को खुद को रिस्क हो रहा है या आसपास वालों को रिस्क हो रहा है, राइट? तो अगर कोई सुसाइडल है, सुसाइडलिटी के लिए ईसीटी वर्क्स लाइक वंडर्स। तो अगर कोई सुसाइडल है और उसकी खुद की जान को रिस्क है तो हमको रैपिड इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम वो नहीं कर सकते कि जी हम आपको एंटी डिप्रेसेंट चलाएंगे, अभी 2 हफ्ता में काम करना शुरू करेगा, फिर 4 हफ्ता तक पूरा इफेक्ट आएगा, by then you don't know what can happen, right? So उस तरह में, या फिर कोई साइकोटिक है तो साइकोसिस में कई बार ऐसा होता है कि मरीज दूसरों के लिए यू नो डेंजर पोज करते हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू अदर्स समटाइम्स, दैट माइट वारंट कि हमको रैपिड रिलीफ चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग पुराने जमाने में Also, ये होता है ये सब जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं, तो एक तो मुझे ना ये भी क्लैरिफिकेशन चाहिए जीवन में कि एक तो इनमें से बहुत सारे टर्म्स है ना बहुत लूजली यूज्ड है। जैसे अभी आपने एक टर्म यूज किया कि कोई डिप्रेशन में है, तो कॉमन लाइफ में जब से मतलब अभी पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, बट इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि ये कॉमन लिंगो में आ गया है कि डिप्रेशन, तो कोई भी थोड़ा परेशान है कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ। तो एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली डिप्रेशन इज, और कई लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लिनिकल डिप्रेशन। तो क्लिनिकल डिप्रेशन के अलावा कोई नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन भी होता है क्या? एक तो दूसरा यू सेड साइकोटिक पीपल, तो उसमें फिर बहुत सारे टर्म्स है, जैसे एक वन इज सोशियोपैथ, देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड साइकोपैथ। ये भी क्या मतलब एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट एंड देन Okay, so you are asking a lot of very broad questions. So let me start with the depression there and clinical depression. So देखो, depression loosely spoken जो डिक्शनरी में टर्म होगा उसके हिसाब से it's just feeling sad, right? It's just another English word for feeling sad.
तो अभी आजकल ऑफ कोर्स यू नो विद द इंटरनेट एंड विद पीपल विद सो मच टॉक अराउंड मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स पीपल हैव लर्नड दिस टर्म एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट इन एवरीडे लैंग्वेज. तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको क्लिनिकल डिप्रेशन इस्तेमाल करना पड़ता है कि एक है जो आप नॉर्मल जिंदगी में आपको बुरा लग रहा है, राइट? सो यू एंड आई, या फिर जो हमारे सुनने वाले हैं, श्रोता है, यू नो देखने वाले हैं, दर्शक हैं, उन सब लोगों को कभी ना कभी लाइफ में पॉइंट्स आते हैं जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मन उदास रह रहा है, रोना आ रहा है. दैट्स अ कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस. पर वो जब पैथोलॉजिकल बन जाता है वो उस समय पे बनता है जब आपको उससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा हो, राइट? सो जो डायग्नोस्टिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो डायग्नोस्टिक सिस्टम्स यूज करते हैं, जैसे परसिस्टेंट परवेजिव लो मूड, मतलब कि लगातार बना हुआ, परसिस्टेंट है और परवेजिव है, माने कि आपकी लाइफ के हर डोमेन में जा रहा है. तो व्हाट हैपेंस इज कि मान लो मुझे काम पे किसी ने डांट दिया और मुझे अच्छा नहीं लगा, अब मुझे कॉन्स्टेंटली काम पे उनसे मिलना पड़ रहा है, तो काम पे जाके मेरा मन उदास हो जाता है. दिस इज नॉट क्लिनिकल डिप्रेशन, दिस इज जस्ट फीलिंग लो. बट इफ आई कम बैक होम एंड आई स्टार्ट थिंकिंग कि दैट पर्सन स्कोल्डेड मी, उन्होंने मुझे डांटा, तो शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, और शायद जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे वर्थलेस समझते हैं, मेरे पेरेंट्स भी मुझे वर्थलेस समझते हैं, मेरे लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है. तो आपने देखा क्या हुआ कि वो परवेड कर गया मेरे लाइफ के जितने स्फीयर्स हैं. आई एम अ सोशल पर्सन, आई एम अ मेंबर ऑफ अ फैमिली, आई एम यू नो, आप बहुत सारे रोल्स प्ले करते हो ना लाइफ में, तो वो सारी जगह में जब परवेड कर गया और उससे आप निकल नहीं पा रहे, दैट इज वेयर क्लिनिकल डिप्रेशन सेट्स इन. तो दैट इज वेयर यू नो हम लोग ट्रीटमेंट कंसिडर करते हैं. ओके. और ये एग्जैक्टली कोई लेमन या जो व्यक्ति इससे गुजर रहा है या उसके आसपास के फैमिली मेंबर्स को तो नहीं पता, मतलब एग्जैक्टली ये डायग्नोस कर पाना तो इज अ ट्रिकी सिचुएशन. तो लोग एग्जैक्टली कब डिसाइड करते हैं, या करते तो है ही नहीं, हम लोग करना चाहिए कि किसी डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए, या फिर देर आर सम साइंस कि यू विल नो कि कुछ तो गड़बड़ है? तो जैसे मैंने बोला, ये बहुत सिंपल है कि आपको उससे निकल पाना मुश्किल हो रहा है. मतलब अगर मैं काम पे जा रही हूँ, काम पे मैं उदास हूँ, पर घर आके जब मैं अपने पेरेंट्स से फोन पे बात कर रही हूँ या मैं अपने दोस्त के साथ में बाहर घूमने जा रही हूँ, तब मेरा मन ठीक हो जाता है. दैट इज अगेन अ नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस. अगर वो नहीं हो पा रहा है, वो आपका थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि आप सोचो शायद मुझे अब डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए. एंड देन लेट द डॉक्टर डिसाइड कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट उचित होगा, यू नो, इफ यू नीड ट्रीटमेंट एट ऑल. ऑल्सो वो जो एक इसमें एक पार्ट रह गया, वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ वाला पार्ट? Alright, okay. So, psychopaths and sociopaths are both interesting terms. Uh, None of which you are actually likely to diagnose in clinical situations. और जो मैं psychotic बोल रही थी, that's an entirely different thing. So, psychopaths and sociopaths are basically people, both people with little regards for other people's emotions or other people's experiences even, right? दोनों के अंदर में ये होता है, जो जो बेसिकली जो क्रिमिनल्स होते हैं, यू नो, a lot of them are psychopaths or sociopaths or such things, right? So there is something very interesting our viewers can find online. It's called HPC. Robert Harre developed a psychopathy checklist. Harre psychopathy checklist. उसके अंदर कुछ 20 आइटम्स हैं. सो उनके अंदर में जो चीजें हैं वो ये हैं कि पीपल विद सुपरफिशियल चार्म, पीपल विद जिनका जो गिल्ट का प्रोपेंसिटी होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वो होता है वो बहुत कम होता है, जिनका हिस्ट्री होता है ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इनटू मल्टीपल क्राइम्स, लाइक वर्सेटैलिटी ऑफ यू नो देयर क्राइम्स, उस तरह से करके, and you know, an ability to mimic emotions rather than actually feeling emotions. There's like a, you know, emotional जो सैड, पर वो उनके चेहरे पे दुख दिखा देंगे बट वो एक्चुअल में दुखी नहीं है, या खुश Right. अपने आप को खुश दिखा देंगे बट एक्चुअल में खुश नहीं है. right. तो ये क्या है? ये सोशियोपैथ है, साइकोपैथ है? ये साइकोपैथी है, ये साइकोपैथी है. ओके. और साथ में मैनिपुलेट करने का पावर भी, राइट? सोशियोपैथी इज सिमिलर, आप इसको समझ सकते हो लेस सिवियर वर्जन ऑफ साइकोपैथी. तो
sociopaths will still manipulate people, will still exhibit a superficial charm, so to speak. बट उतना हीनियस क्राइम्स और उसके उसमें यूजुअली सोशियोपैथ्स नहीं आते हैं. तो या आई गेस ब्रॉडली इट इज दैट. बट जो आई लाइक टू क्लैरिफाई दिस कि जो मैं साइकोटिक बोल रही थी वहां पे, आई डू नॉट मीन अ साइकोपैथ, आई मीन पेशेंट्स हु एक्चुअल पेशेंट्स जिनका रियलिटी टेस्टिंग गड़बड़ा गया है, जिनको हम दवा दे करके ठीक कर सकते हैं. दोस गाइज, दीज पीपल नॉट सो मच. ओके, व्हाट आर दीज लाइक आपके पास से इतने सारे केसेस आते हैं, व्हाट आर दीज रियलिटी चेक गड़बड़ा जाने वाले इंसिडेंसेस लाइक या सो रियलिटी टेस्टिंग इम्पेयर होने का मतलब है कि आप और हम हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, समटाइम्स दे आर बिजार, पर हम लोग को समझ पाते हैं कि ये जो है ये असली नहीं हो सकता. जिन लोगों का वो गड़बड़ा जाता है कि क्या चीज असली है क्या चीज नहीं है, उनको हम लोग साइकोटिक बोलते हैं. तो जो आप फिल्म्स में देखते हो कि कभी कभी लोगों को जो चीजें असली में नहीं है वो सुनाई देती हैं, या जो असली में नहीं है वो दिखाई देती है. तो यहाँ पे रियलिटी गड़बड़ाया ना, कि जो रियल नहीं है वो रियल लग रहा है. दैट इज व्हाट वी कॉल एन इम्पेयर्ड रियलिटी टेस्टिंग. सो दोज आर द पीपल दैट वी कॉल साइकोटिक्स. जैसे वन टाइम मुझे याद है, हम लोग मसूरी में व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस, आपने मुझे बताया था कि आपके पेशेंट है जिसे छोटे छोटे ह्यूमंस दिखते हैं. यस 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 लिलीपुट्स यू कॉल्ड देम. यस यस So, यस. वो क्या इंसिडेंस है, एंड मतलब उसके जैसे और कुछ इंसिडेंसेस इफ यू कैन शेयर. Yeah, so that was a child that we had treated. She had an early onset schizophrenia. Nations उसको होते थे कि उसको हर जगह में उसको छोटे humanoids उसको दिखता था. And she would be very distressed by that. She would be, constantly pointing and saying कि ये बैठे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, जब किसी भी और को वो नहीं दिख रहा. So yes, that was definitely an example of an impaired reality testing. Other times, I'll tell you. So बहुत कॉमन एक जो होता है डिल्यूजन जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, वो ये कि लोगों को लगता है मेरे दिमाग में एक चिप इम्प्लांटेड है. बहुत कॉमनली, मतलब आई somebody is trying to access my thoughts and जो भी मैं सोचता हूँ वो लोगों को पता चल जाता है, या लोग मेरे दिमाग में ख्याल डाल रहे हैं. People are making me do things. Those are some of the common delusions that we see. Elon Musk is trying to do that actually. Sorry? Yeah, he's Elon Musk actually ऐसा trying to that is where it becomes even more interesting. That is where it becomes even more interesting. So अगर आपको actually check करना है, मतलब this is why psychiatry is a fascinating branch, कि जो किसी के लिए impaired reality testing है वो किसी और के लिए सच हो सकता है. But have you seen this? I have seen this. मतलब मुझे exactly पता नहीं इसका source कहाँ पे देखा था मैंने. Some article I have read कि वो लोग ना लोगों को इमेज दिखाते हैं, like they are showing, और उनका ये उसका जो फाइंडिंग ये है कि if you show some defined images, अगर आप एक स्क्वायर दिखाएंगे और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू देयर सॉफ्टवेयर ट्राई टू मिमिक दैट, तो वो एक रफ सा स्क्वायर बना देगा. अगर आप बर्ड दिखाएंगे तो एग्जैक्ट बर्ड नहीं बनेगा, बट एक सिलुएट ऑफ बर्ड बन जाएगा. पर जैसे जैसे इमेजेस कॉम्प्लेक्स होते हैं उससे वो सॉफ्टवेयर को बनाने में मुश्किल हो रहा है. बट पीपल आर एक्चुअली डूइंग दिस. आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स से वो ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि आपके आईज पे क्या दिख रहा है, या फिर दे कैन इवन आस्क यू कि आप इमेजिन कीजिए एक फैल्कन को, और फिर वो, या फिर बोले वो आप इमेजिन कीजिए कुछ भी, बंदे ने फैल्कन इमेजिन किया और दे कैन प्रेडिक्ट कि ये फैल्कन के बारे में सोच रहा है. राइट. सो ऐसा नहीं है, मतलब ये बातें बॉर्डरलाइन पॉसिबिलिटीज तो हैं. नॉट सेइंग कि इवोकेशन. Yeah, again, so you're talking about brain computer interface, and of course that is happening, that is a big reality. मैं वही बोल रही हूँ कि हम लोगों के लिए इसीलिए साइकाट्री में ना इनको असेस करने के बड़े इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं कि कोई जो बोल रहा है वो असल में हो रहा है, उसका असल एक्सपीरियंस है या डिल्यूजनल एक्सपीरियंस है. बिकॉज सी आपको और हमको किसी ना किसी टाइम पे, या अगेन हमारे जितने व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, सबको किसी ना किसी टाइम पे लगा होगा कि यार मैंने ये चीज के बारे में बात करी, मेरी गूगल फीड में आ गया, या आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस, आई थॉट अबाउट दिस. मेरे साथ आजकल सच में होने लगा है कि मैं कुछ चीज सोचती हूँ और मेरे गूगल फीड पे आ जाता है. आई एम लाइक, भाई तुम कहाँ से मेटा डेटा कलेक्ट कर रहे हो इतना, राइट? सो नॉट जस्ट दैट, आई मीन थोड़ा सा मैं डिग्रेस कर रहा हूँ, बट इट हैपेंस. मेरे साथ तो बहुत होता है
कि मैंने अगर कोई नया वर्ड सीखा, हम्म, कुछ भी नया वर्ड सीखा मैंने, और फिर मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास में बहुत सारे लोग वो वर्ड यूज करने लगे अचानक से, या तो मुझे लगा कि यार ये सारी दुनिया ने क्या अभी अचानक से ये वर्ड सीख लिया, क्योंकि मैं तो लोगों से रोज इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस वर्ड नहीं सुन रहा था, ये मैंने अभी सीखा, और एक हफ्ते में देयर आर सो मेनी इंसिडेंसेस व्हेन लोग वो वाला वर्ड यूज कर रहे हैं. so okay, so now I'm going to treat you, for example you're a psychiatric patient, for example you're sitting in my clinic. तो मैं जो नेक्स्ट तो जो मैं नेक्स्ट सवाल तुमसे पूछूंगी वो ये पूछूंगी कि आपको कैसे लगता है, हाउ डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग, व्हाट डू यू थिंक इज हाँ, हैपनिंग? मतलब मेरा लॉजिकल दिमाग तो फिर मेरे को अपने आप को तो मैं यही जवाब देता हूँ कि इससे पहले भी शायद लोग यूज करोगे, मैंने नोटिस नहीं किया होगा. नाउ दैट आई नो द वर्ड, मैं नोटिस ज्यादा कर रहा हूँ. वेरी गुड. बट साइकियाट जो अगर मैं हूँ, मतलब मुझे कुछ है प्रॉब्लम, मान लो टचवुड ना हो, बट अगर है, तो क्या मुझे रैशनली समझाया जा सकता है? हाँ, क्योंकि so क्या एक साइकोटिक माइंड फिर भी रैशनल रहता है या नहीं रहता है? आपको फिर भी उसे इमोशनल करना होगा, या कुछ उसके सेंसेस को थोड़ा सा डम डाउन करना पड़ेगा. कुछ दवाइयाँ जैसे जो आप दवाइयाँ देते हैं, क्या बोलते कि थोड़ा सा दिमाग इसका शांत होगा तो मे बी ही विल अंडरस्टैंड, या फिर एक पैनिक सिचुएशन में का माइंड जो है, जो मैं अगर भी बहुत घबराया हुआ हूँ कि वाई इट इज लाइक कोई वर्ड रिपीट कर रहा है तो आई डोंट माइंड, बट इफ मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, मे बी जस्ट एन अर्बन लेजेंड, आइंस्टीन अपने लाइफ टाइम पे ऐसा सोचने लगे थे कि ही इज बीन इंस्पायर्ड अपॉन. तो वो जो पैनिक वाला दिमाग है जो बहुत टेंशन में है, क्या वो बहुत तेज काम करने लगेगा? क्या वो उसके ऑब्जर्वेशंस बहुत बढ़ जाएंगे और क्या उसे कोई भी चीज रैशनली समझाना मुश्किल होगा, या फिर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है? तो अगेन यू आर आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन जिसका जवाब बहुत सालों से ढूंढने की कोशिशें चल रही हैं एंड दे आर ऑनगोइंग. सो आई विल टेल यू द कपल ऑफ हाइपोथेसिस, जो थियरीज हैं इस बारे में कि साइकोसिस एक्चुअली डेवलप कैसे होता है, राइट? उसके पहले जो मैंने तुमसे सवाल पूछा कि तुमको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है, यू सेड कि मेरा रैशनल दिमाग ये बोलता है कि मे बी ये पहले भी होता था, है ना? तो यू सी व्हाट यू डिड देयर, यू एंटरटेन्ड अ डिफरेंट पॉसिबिलिटी, राइट? सो जो फिनोमिनोलॉजी देखने को मिलता है साइकोसिस में, डिल्यूजन्स में जो हम बोलते हैं, वो हम ये बोलते हैं कि जो डेफिनेशन होता है डिल्यूजन का, दैट इट इज अ फॉल्स fixed firm belief, right? Okay. That it is not amenable to change on receiving evidence to the contrary. And that मैं हिंदी में समझाती हूँ उसको कि और इसका एक और कंपोनेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, that it is not in keeping with the patient's socio-cultural background, right? सो पहला कि आपके जो भी आपका विश्वास है वो एक तो गलत है, सच नहीं है, दो वो फिक्स्ड है, राइट? सो आमतौर पे मान लो कि मुझे लगता है कि राम इज नॉट माई फ्रेंड, ही डजंट वांट टू टॉक टू मी, ठीक है? पर वन डे यू कम अप टू मी, यू टेल मी कि यार मैं बस इसलिए कॉल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बिजी था, एंड सी दिस इज प्रूफ कि मैं बिजी था, है ना? और अभी मतलब वी आर ऑल गुड नाउ. तो तुमने मुझे एविडेंस दे दिया, आपकी बात सही नहीं थी, तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी, आई विल एंटरटेन दैट पॉसिबिलिटी. तो जो हम डिल्यूजन बोलते हैं वो हम तब बोलते हैं जब आप एविडेंस दे रहे हो कि उल्टा है, जो तुम सोच रहे हो वैसा एक्चुअली नहीं है, उसका उल्टा है, पर उसके बावजूद बंदा कन्विंस नहीं हो पाता, बिकॉज जो उनका एसोसिएटेड कन्विक्शन है उससे जुड़ा हुआ जो भरोसा है उनका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड इमोशंस, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स. It is like knowledge to them. It is not a belief anymore, it's a knowledge to them. कि मतलब ये ऐसा है, ये मुझे पता है, ये हुआ है ना? तीसरा चीज जो है, that it should not be in keeping with patient's socio-cultural background. कोई यहाँ पे मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, यहाँ पे पहाड़ी लोग काफी सारे आते हैं. A lot of them believe कि हमारे यहाँ पे देवी देवता होता है जिसकी वजह से लोगों का बिहेवियर ऑल्टर होता है. तो तुम्हारे और मेरे लिए वो चीज झूठ हो सकती है, उनके लिए वो चीज सच है. बावजूद इसके हम उनको डिल्यूजनल नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उनके कल्चर में वो चीज मानते हैं, तो उनके लिए उसका सच होना जायज है, राइट? सिमिलरली जो तुम बात कर रहे थे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इज अ रियल थिंग नाउ, इलॉन मस्क इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू दैट.
So if somebody from say Musk's facility comes and tells me कि oh I feel मेरे दिमाग में कुछ इम्प्लांट कर दिया है because this and that, मैं उसको I will consider it. But if somebody say who works in a bank, he comes and tells me कि I feel the president of America is trying to spy on me क्योंकि मुझे कल एक एरोप्लेन गुजरता हुआ दिखा था, सो आई बिलीव कि इट इज अ प्लान टू जो भी है कि मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है व्हाटएवर, तब मैं थोड़ा ज्यादा डाउटफुल होंगी. तो ये जो सोशो कल्चरल बैकग्राउंड है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझने में. अगेन लाइक आई टोल्ड यू कि फॉर अस अ पेशेंट इज नॉट जस्ट इट्स नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बॉडी कि ये बस ब्रेन है जिसको हमें देखना है या ये बस हड्डी है जिसको हमें देखना है. वी हैव टू लुक एट द पेशेंट एज अ होल, वेयर दे कम फ्रॉम बिफोर डिसाइडिंग. ऑल्सो जो आपने उत्तराखंड के लोगों का एग्जांपल दिया, आई रेड दिस अगेन कि मान लीजिए लाइक इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टोरी कि दो कम्युनिटीज हैं फिशरमैन्स की, एक लेक के पास है जहाँ पर फिशेस हैं और एक समुद्र के पास है. सिंस लेक इज अ कन्फाइंड एरिया, वहाँ मछलियाँ मिलती हैं आराम से, वो दे फिश, दे ईट देयर फिशेस. दूसरी कम्युनिटी है मछुआरों की जो समुद्र में है, वो जब 10 बार जाल डालते हैं तो एक बार मछली आती है. ठीक है. तो जो जिनकी लाइफ थोड़ी टफ है, जहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं, जहाँ रोज़ उन्हें समुद्र से लड़ना है फॉर देयर फिश, वहाँ पर सुपरस्टिशंस, साइकोटिक इवेंट्स, मिथ्स, लेजेंड्स, गॉड्स ज़्यादा होंगे. द रीज़न वाई वेस्ट हैज़ मोर एथिस्ट देन द डेवलपिंग नेशंस एंड द अंडर डेवलप्ड नेशन इज दिस कि लाइफ में उतने चैलेंजेस नहीं है, तो देर इज नो नीड टू क्रिएट ये सब मिथ्स एंड लेजेंड्स. मतलब प्रॉब्लम साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, ये क्या लाइफ चैलेंजेस से भी आते हैं या फिर इट इज नॉट दिस केस? सारे स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. So you are correct there. More than west and east, the distinction lies in the socio-economic strata. So this is a known fact कि ज़्यादा psychotics जो है आपको lower socio-economic strata में दिखेंगे. Now psychiatrists and sociologists are divided on this. There are two kinds of theories. एक बोलते हैं कि because they are psychotics, that is why they move to a lower strata. क्योंकि there are certain theories that say कि because जो psychotics होते हैं उनके अंदर usually cognitive आपका जो ability होता है वो relatively थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ होता है compared to the average population. और उनकी जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनमें भी कई बार कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं. सो देयर इज वन थियरी दैट स्टेट्स कि बिकॉज देयर इज साइकोसिस दैट इज व्हाई देयर इज पॉवर्टी. द अदर थियरी जो एक्चुअली सोशियोलॉजिकल थियरी है दैट सेज कि बिकॉज देयर इज पॉवर्टी दैट इज व्हाई साइकोसिस डेवलप्ड. इन रियलिटी आई थिंक द रियलिटी लाइज समवेयर इन द मिडल ऑफ दीज टू. दैट इज जस्ट माय ओपिनियन. Okay. Also, have you watched this series by I think his name is Robert Spolsky, something like that. स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं, उनकी ह्यूमन बिहेवियर पे एक पूरी यूट्यूब पे पूरी लाइक आई थिंक कुछ 26-27 लेक्चर्स हैं उनके, एक 2 घंटे के. हैव यू सीन इट? No, could you give me a little context कि क्या बारे में है वो? बस वो आई थिंक ह्यूमन इवोल्यूशन साइकोलॉजी कुछ को प्रोफेसर है वो, और वो पूरा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर 27 लेक्चर्स है. उसमें स्किज़ोफ्रेनिया डिस्कस किया उन्होंने, बहुत सारी डिजीज डिस्कस किए. ऑब्वियसली मैंने पूरा नहीं देखा है, मुझे जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स लगे, जैसे उसमें एक लैंग्वेज का चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है जो सिर्फ लैंग्वेजेस पे डेडिकेटेड है. वो कहते हैं कि भाई लैंग्वेज जो, जैसे वो इस पर बहुत बात करते हैं कि एनिमल ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन कैसे अलग है, और वो कहते हैं कि लैंग्वेज मेक्स इट डिफरेंट. और कि हमारी जो लैंग्वेज है वो एक टर्म यूज करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम पॉसिबल है हमारे पास, कि जब जानवर भी बात करते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, उनकी भी हो सकता है एक लैंग्वेज हो, बट वो सिर्फ प्रेजेंट की ही बात करते हैं कि मैं भूखा हूँ, शेर आ गया, भागो. ह्यूमंस हैं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बात कर सकते हैं, वो एक डिस्टेंट इमोशन की बात कर सकते हैं जो हो सकता है कि वो भी फील भी ना कर रहे हैं. करेक्ट. ऑल्सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज, जैसे अगेन वन मोर स्टडी आई टेल यू. अगेन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है. व्हाट दे डिड इज, वो अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स के पास गए, उन्होंने उनको बोला कि एक कलर पैलेट दिखाया, the color blue, right? yes have you seen? Yeah, वो लोग ब्लू नहीं पहचान पा रहे थे,
बट वो Yes. ग्रीन के शेड्स में Green से का कोई shades बिल्कुल बिल्कुल। माइन्यूट शेड भी पहचान ले रहे थे. Yes, दैट in इज fact, I'll बिकॉज tell you. उनकी लैंग्वेज में वो कलर्स के नाम है और ब्लू In के लिए fact, कोई I'll tell नाम you- नहीं है. Yeah, in fact, I'll tell you something interesting. Sorry, I interrupted your book. Please, please, I please, just yeah. got excited. So, होमर का जो पोएट्री है, होमर का जो लिटरेचर है, उसके अंदर you know Mediterranean is the bluest sea that we know of. We call it the Mediterranean blue. It's named after that, right? But होमर की उसके अंदर उसमें लिखा है कि sea was like the color of wine, Ah, right? okay. So interestingly, back then, because they didn't have a word for blue, it appeared, you know, wine colored to them. I find that very interesting. So, what you're talking about is actually I have a joke. Please okay. let me. Go ahead. अगेन लैंग्वेजेस ये अगेन मैंने रॉबर्ट स्पॉल्स्की के ही लेक्चर में सुना था. सो यू नो साइन लैंग्वेज कुछ होता है. सो एक डेफ बच्चा तो साइन लैंग्वेज में दिस इज मिल्किंग, Yeah. राइट. Hmm. दिस इज मिल्किंग. व्हाट इज दिस? Still milking. नो इट इज डिफरेंट. दिस इज पास्चराइज्ड मिल्क. यू नो व्हाई दे कॉल्ड इट Okay. पास्चराइज्ड मिल्क? Hmm. Why this becomes pasteurized? This becomes milking because this is the action of milking a cow Yeah. or a goat. Yeah. This yeah. is because they thought हम ये करेंगे. वो जोक्स यूज कर रहे हैं, जोक्स या पंस यूज कर रहे हैं. Past your eyes, past Oh your eyes God. milk. Oh God, they such actually such a bad joke. और जोक ये नहीं है, जोक ये है कि they actually use this in ASL like American Sign Language. Alright. This actually means pasteurized milk. Okay. They also have poetry in ASL. Okay. कि लाइक और उसमें राइमिंग ऐसे नहीं होता कि वर्ड शुड साउंड सेम, क्योंकि साउंड तो कुछ है ही नहीं ना. सो अगर सपोज एक एक्शन है जिसमें ये होता है, सपोज आई डू दिस एंड दिस मीन्स समथिंग, ये Yeah. बिजनेस मतलब हाइपोथेटिकली, तो इसका राइमिंग वर्ड होगा कि जिसका एक्शन ये है. Okay. सो साइंस में दे हैव राइमिंग वर्ड्स और उनकी पोएट्रीज है पूरी पूरी. लोगों ने पोएट्रीज बनाई है Wow. साइन लैंग्वेज में भी. Wow, I would love to. I would say see that sometime. मैं बोलना चाह रही थी. I would like to read that. And like no, I would like to hear that. No, I would like to see that sometime. Yeah, again, so This reminds me of an anecdote that Isaac Asimov once told. So he was like कि मेरा एक मैकेनिक है, तो मैं उसके पास में गया, तो उसने ना मेरे को कार के नीचे से निकल के मतलब ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि डॉक्टर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने अपने आज के बाकी दोनों कस्टमर्स को भी सुनाई कि एक डम बंदा है, वो एक टूल उसमें जाता है, हार्डवेयर स्टोर में जाता है. तो हार्डवेयर स्टोर में जाके वो उनसे मांगता है, नेल मांगता है. तो कैसे मांगेगा वो? okay, he cannot speak, so he'll say this. Oh, he'll just Yeah. pick up ना कि ये दे दो भैया नेल स्टोर में जाके. मतलब उसको मांगना है, उसको स्टोर में दिख नहीं रहा है ना, तो वो So, ऐसे करके maybe he'll do मांगेगा. हाँ, hammering ठीक action है. or something. I don't know. हाँ ठीक है, उसको नेल मिल जाता है, फिर उसको सिजर चाहिए होता है, तो सिजर कैसे मांगेगा? He'll do this. करेक्ट. या Okay. ठीक है. अब वो बंदा चला गया. अब उसके बाद में एक ब्लाइंड गाय एंटर होता है. अब ब्लाइंड गाय को भी सिजर चाहिए, वो कैसे मांगेगा? Okay, I have predicted the joke तो नहीं हो पाएगा. वो कह देगा सीजर दे दो. राइट करेक्ट. सो एसिमोव बोलता है कि वो ऐसे ऐसे करेगा, एंड देन द गाय द मैकेनिक यू नो वो उसमें से बाहर निकलता है हुड के अंदर से गाड़ी के, और बोलता है डॉक आई न्यू यू वुड गेट इट रॉन्ग, यू आर टू डैम एजुकेटेड. एनीवे डाइग्रेशन, बट मुझे याद आ गई इस एएसएल वाले So this happens actually. This actually happens. This is called, I think this is called halo effect. कि अगर Yeah. कोई आदमी किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा है, if he is Isaac Asimov, तो हम अज्यूम करते हैं कि सब कुछ Yeah. पता होगा इसे, तो सोशल लाइफ भी अच्छी होगी, कैरिज्मेटिक भी होगा, जो कह रहा है सही कह रहा होगा. उसके फील्ड से बाहर उसे Yeah. कुछ नहीं पता भाई. Like it happens with रोहित शर्मा. रोहित शर्मा का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, और उनकी वाइफ जो है रितिका, वो कह रही थी कि उनके बारे में जोक है कि वो भूल जाते हैं चीजें ना, कॉइन टॉस में कॉइन ले जाना भूल जाते हैं, प्लेयर्स के नाम भूल जाते हैं, वर्ड्स भूल जाते हैं. बट उनकी वाइफ ने कहा कि इस बंदे को रैंडम फैक्ट्स याद हैं कि 1970 के वर्ल्ड कप में इस बॉलर के इतने विकेट हैं. दैट हैपेंस. वी हैव सेलेक्टिव मेमोरी ना. कुछ चीजें हमें बिल्कुल याद होंगी और कुछ चीजें हमें बिल्कुल हम भूल जाएंगे.
ये भी फैसिनेटिंग है कि हमारा ब्रेन कैसे डिसाइड करता है कि मुझे ये याद होना चाहिए और ये हाँ। याद नहीं होना चाहिए. जैसे आई रिमेंबर सर्टेन कन्वर्सेशंस विद माय फादर जो उन्हें याद नहीं है. उनका ऐसा ये एक बात हुई हमारी, मैं कहा पिताजी हुई थी हमारी बात जब मैं 10th क्लास में था. कह रहे नहीं ऐसा कुछ डिस्कशन मुझे याद नहीं है. सो आई टेल यू हाउ अगेन इस सबको लेके कि थ्योरीज ही है हमारे पास में, है ना, बहुत सारा रिसर्च चल रहा है. बट वन ऑफ द थ्योरीज दैट मेक्स द मोस्ट सेंस टू मी इज दिस कि आपका जो देखो 3 तरह का मेमोरी होता है. एक होता है इमीडिएट, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म. तो इमीडिएट मेमोरी वो होता है जो आपको बिल्कुल सेकंड्स के लिए आपके दिमाग में याद रहेगा. मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेंसरी इको. जैसे मैंने तुमको कोई नंबर याद रखने के लिए बोला, तो वो नंबर जिस नर्व एंडिंग से जा रहा है, तुम्हारा कान से गया है ना, अंदर जा रहा है, वहां पे उसका वो इको कुछ देर तक ही रहेगा फॉर अ फ्यू सेकंड्स. दैट इज योर इमीडिएट मेमोरी. फिर मैं तुमको बोलती हूँ कि इसको तुमको ऐड करके बताना है ना. सी फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलती हूँ 42 + 21 कितना हुआ, तो तुम जो ऐड करने के लिए यू विल टेक यू नो व्हाटएवर 10 सेकंड्स 5 सेकंड्स व्हाटएवर यू विल टेक, दैट इज देन योर वर्किंग मेमोरी, है ना. उसके ऊपर जो होता है, जो आवर्स टू डेज टू ईयर्स होता है, वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है. तो ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाती हैं वो बड़ी सिलेक्टिव होती है ऑब्वियसली, है ना. एंड दोज आर द थिंग्स दैट रिमेन. नाउ जो आपका न्यूरोलॉजिकल सर्किट जो आपका है, जो कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी के काम में आता है, वो इट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू द पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशंस. Which means कि जो चीजें आपके लिए ज्यादा इमोशनली सिग्निफिकेंट होंगी, you are more likely to feed them into your long term memory and retrieve them later. So I have two things about this. मैं अभी बोल देना चाहता हूँ ताकि हमारा बाद में डिग्रेस ना हो जाए इससे. हाँ, because we पहला तो- left a couple of conversations behind. हम लोग कुछ और बात कर रहे थे, वो छूट गया. इंटरव्यू पॉडकास्ट में ये तो डिफरेंस है दोस्त. एनीवे, Yeah. सो मेमोरी तो एक तो मुझे ये हमेशा से है कि जैसे साउंड के लिए कहते हैं कि वट एवर वी से स्टेज इन द यूनिवर्स. हालांकि मुझे ये बात थोड़ी सी फार फेच्ड लगती है. मेमोरी के साथ भी ऐसा है That's क्या कि हो सकता है कि मुझे याद ना हो बट इट इज स्टिल समवेयर इन माई माइंड, या फिर मेरा दिमाग उसे हटा ही देता है कि ये कनेक्शन हटाओ, ये मुझे चाहिए ही नहीं ये इन्फॉर्मेशन, या वो इन्फॉर्मेशन हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी, बस मैं रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूँ उसे. That Which one is is actually, yeah. So again, in psychology, there are multiple schools of thought because there is no way to really access, the depths of human brain. So one school actually says कि एक बार जो memory store हो गया long term में, वो हो गया, और जो दिक्कत आ रहा है, अगर आपको बाद में वो याद नहीं आ रहा, the problem with this is with retrieval, not with the memory itself. So it says कि आप जो मेमोरी को स्टोर करते हो, आप कुछ रिट्रीवल क्यूज के साथ में स्टोर करते हो. लाइक मान लो कि आपको एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारी नोट्स हैं, बहुत सारे पन्ने हैं, पर आप वो स्टिकी नोट लगा के रखते हो ना कि मैं ये वाला पन्ना खोल लूंगा. दैट्स लाइक योर रिट्रीवल क्यू. तो जिन चीजों के रिट्रीवल क्यूज आपको मिल जाते हैं वो आप रिट्रीव कर लेते हो. जिनकी आपको अप्रोप्रिएट रिट्रीवल क्यूज नहीं मिल रहे, वो आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, बट दे स्टिल देयर. In fact, that is the theory behind something that these guys do in psychodynamic, psychoanalytic psychotherapy. It's called abreaction. कि मतलब आपने जो आपने देखा होगा मूवीज के अंदर की काउच पे लिटा दिया है, बंदा बोली जा रहा है अपने आप, राइट? So that's called chimney sweeping. It's called what? It's called chimney sweeping. Like you sweep the chimney, ना? Okay, chimney sweeping. Chimney sweeping, yes. Okay. कि मतलब आपने अगले बंदे को बोलने दिया, उसके दिमाग में जो जो एसोसिएशन बन रहा है, फ्री एसोसिएशन, उससे वो बोले जा रहा है. एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस दे आर गोइंग टू एट सम पॉइंट अराइव एट अ रिट्रीवल क्यू फॉर अ रिप्रेस्ड मेमोरी that might be either traumatic to them, or that might be causing their current symptoms and those things. So yeah, it's an interesting facet. We don't do a lot of chimney sweeping these days because again we live in an overpopulated country with not a lot of time on our hands. But Okay, now let me add another layer to this. So suppose मेरा एक memory है, whatever memory it is. I suppose मैं सड़क से जा रहा था और एक एक्सीडेंट हो गया. sorry. I saw somebody, एक एक्सीडेंट हो गया. I ठीक है. saw certain driver की से सपोज मैंने देखा सलमान खान गाड़ी चला रहे थे और फुटपाथ पे कुछ लोग थे
और उनका एक्सीडेंट हो गया, सपोज हाइपोथेटिकली, मैं नहीं कह रहा हूँ सलमान खान उस दिन You गाड़ी are चला going रहे to थे, have हो a सकता है ड्राइवर controversial podcast, my friend. ओके, तो मान लीजिए, लेकिन फिर मैं गया कोर्ट में और वकील ने मुझसे पूछा, और उससे पहले बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके थे, तो मुझसे सलमान खान का वकील पूछने आया और उसने कहा कि आप सलमान खान चला रहे थे कि ड्राइवर चला रहे थे, उसकी देखो रेड कलर की शर्ट थी। मल्टीपल टाइम्स व्हेन दे टेल मी, क्योंकि एक थ्योरी ये कि जब आप अपनी मेमोरी रिट्रीव करते हो तो फर्स्ट टाइम तो आप ओरिजिनल मेमोरी रिट्रीव करते हो, सेकेंड टाइम यू डोंट रिट्रीव द ओरिजिनल मेमोरी, यू रिट्रीव कि मैंने लास्ट टाइम इसके बारे में कब सोचा था, एंड एवरी टाइम विद रिपीटिशन उस मेमोरी में छोटे 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 चेंजेस आने लगते हैं, और आप कन्विंस होते हो कि हाँ यार रेड शर्ट पहनी थी, जबकि सलमान भाई ने तो टी शर्ट नहीं पहनी थी, टी शर्ट पहन के घूम रहे थे व्हाइट कलर की, व्हाटएवर, और ड्राइवर ने रेड sounds more realistic to me. और सलमान भाई तो बिना टी शर्ट की गाड़ी चला रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने रेड पहनी थी, एंड विद रिपीटिशन वो मुझे कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ एक रेड टी शर्ट में या रेड शर्ट में बंदा गाड़ी चला रहा था, और वो मेरी मेमोरी को अल्टर कर देगा। डज दैट हैपन? That really happens. That really happens. एंड दैट इज व्हाई आई विटनेसेस का जो ऑथेंटिसिटी है वो उतना नहीं है, क्योंकि Yes, that is correct. That is absolutely correct. So हम लोग मेमोरी को जितना set in stone समझते हैं उतना वो है नहीं. It's actually a very dynamic process, and it is vulnerable to alteration by a lot of means. So I'll tell you the example जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में है. So it says कि आप एक सुपरमार्केट में हो, ठीक है? आप सुपरमार्केट में पीछे के आइल में आप अपना कुछ सामान खरीद रहे हो. अभी काउंटर पे कोई बंदा आया, उसने गन निकाला, उसने दुकानदार को बोला कि तेरे पास जितना पैसा है सारा निकाल दे, राइट? आपने पीछे से देखा उसको, आप यू आर आइल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के पीछे आप हो, आपने उसको यूं करके देखा, आपको देखा कि भैया इसके हाथ में गन है, यू वर स्कैर्ड शिटलेस फॉर योर लाइफ, ठीक है? आप दोबारा छुप लिए. अब वो बंदा जो है पैसे लेके चला गया. अब इस घटना के दो आई विटनेसेस हैं, एक आप हो, एक दुकानदार है, ठीक है? आपसे जब वो बंदे के बारे में पूछते हैं तो आपका मेमोरी क्या है कि बिकॉज यू डिडंट एक्चुअली लुक एट द पर्सन वेरी केयरफुली, योर अटेंशन वाज ऑन द रिवॉल्वर. आपका ध्यान तो सारा उधर जाएगा कि भाई ये व्हाट इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू यू राइट नाउ. सो दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज वेपन फोकस. ये आई विटनेसेस के उसमें मतलब कई बार ये टर्म बहुत इस्तेमाल होती है, वेपन फोकस, दैट योर फोकस विल बी ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो मान लो जैसे आप बता रहे हो कि आप रोड पे चल रहे हो, एक एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग कुछ ले गए, सो आपका ध्यान किधर होगा? बिकॉज यूर अ ह्यूमन बीइंग, यूर एन एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग, आपका ध्यान होगा कि what has happened to these people. Your actual attention will be on the People. thing that has happened, the gory mess over there, and not on the driver really. Despite that you are an eyewitness, and despite that you're supposed to remember all the details, it is also an emotionally charged situation for you, because again you are seeing people getting massacred. That is something that is very disturbing for a person to witness. तो आपके लिए वो बड़ी उसकी बात है. तो आपका ध्यान पूरा उसमें सब में चला हुआ है, अपना सेफ्टी बचाने में, उन लोगों को बचाने में. प्रॉबेबली आपका ध्यान एक्चुअली ड्राइवर पे है नहीं. तो पहला तो आपका मेमोरी का रजिस्ट्रेशन ही फॉल्टी हो गया, मतलब जो आपके दिमाग के अंदर जा रहा है, रजिस्टर हो रहा है, वही गड़बड़ा गया चीज़, है ना? सो मान लो कि सुपरमार्केट वाले केस में आपने बोल दिया कि ठीक ठाक हाइट का बंदा था, बीच के से बाल काट रखे थे, और ऑरेंज कलर का शर्ट पहन रखा था, शायद इस तरह का कुछ आपने बोल दिया. अब उसने दुकानदार से पूछा कि जी कैसा था. दुकानदार ने एक्चुअली उसको फेस टू फेस देखा है, तो वो कुछ डिस्क्राइब कर देता है कि गूगली आईज थे या ब्राउन आईज थे और समथिंग. अब जब आप दूसरी बार उसके बारे में पढ़ते हो तो आप उसके बारे में अखबार में पढ़ते हो कि फलाने ने ये स्टेटमेंट दिया है. नाउ मान लो उसने बोला कि ब्राउन आईज है, आपने ब्राउन आईज उसको पढ़ा, एंड फर्स्ट टाइम यू टुक दैट इन्फॉर्मेशन इन, you fit it in with the information that you already have, क्योंकि आपके पास में पूरा इन्फॉर्मेशन उस बंदे के बारे में एक्चुअली नहीं है. आपको लगने लगता है कि मैंने देखा था उसकी ब्राउन आईज. करेक्ट. और फिर उसके बाद में आपको एक लाइनअप के सामने खड़ा कर देते हैं. लाइनअप जो पुलिस ने बुलाया है वो उन्होंने उस दोनों डिस्क्रिप्शंस को मिला के बुलाया है. सो नाउ दे हैव अ लाइनअप ऑफ 6 people who are all medium heighted people with brown eyes. So now अब आपने उन सबको ब्राउन आईज के साथ देखा. अब आपका फर्दर वो और ऑल्टर हुआ कि या ब्राउन आइड समबडी, आपने उसमें से एक को पहचान लिया, और फिर जब आप उसको कोर्ट में आइडेंटिफाई करने गए तो आपने इस पूरे पिक्चर के आधार पे कि ये ब्राउन आइड इस तरह का बंदा था, इसके आधार पे आपने उसको
पहचाना कि दिस इज द पर्सन दैट आई सॉ, जबकि यू नो इन रियलिटी दैट माइट नॉट हैव बीन द पर्सन दैट यू सॉ. सो या दैट हैपेंस अ लॉट. यस. सो ऑल्सो मेमोरी का तो बहुत ही अजीब सीन है. सो वन थिंग इज द डिस्कस्ड फ्यू आवर्स अगो कि वो एक इंसिडेंस, अगेन मैंने तो इस्कॉन की बुक में पढ़ा है तो मैं मानता नहीं हूँ भाई, धर्म की किताब में कुछ भी लिखा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी मेरे लिए 20% ही रह जाती है. बट दे मेंशनड इट कि एक व्यक्ति है जिसकी, और वो कॉन्शियसनेस को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेमोरी और कॉन्शियसनेस ना दो अलग अलग चीज़ें हैं. तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके दो एग्जांपल्स हैं इसमें. एक तो वो है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, एक रॉड चला गया और वो निकाला गया और वो बिल्कुल फिर वो बंदा एक तो सर्वाइव किया और एक अलग पर्सनालिटी के साथ सर्वाइव किया. दिस इज एक्चुअली ट्रू. कूल हो गया वो बंदा. पहले एकदम ऐसे इंट्रोवर्ट सा था, उसका वो बहुत ही कूल एक्सट्रोवर्ट है, अमेजिंग सलमान खान हो गया वो, सड़कों पे गाड़ी चला रहा No, है. so that is not what happened. So this is a famous case in psychiatry. This is where your the research for prefrontal cortex gained momentum. तो ये जो बंदा जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, इनका नाम था फिनियस गेज. ओके. और ये मतलब जो रेलवेज की उसमें कहीं पे इनके साथ में ये एक्सीडेंट हुआ था कि एक रॉड इट पास थ्रू हिज फ्रंटल कॉर्टेक्स. तो फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्चुअली अब ये चीज मालूम है, इट इज नोन दैट द फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर्टिकुलरली, इट डिसाइड्स योर पर्सनालिटी. एंड वो लोग जिनका फ्रंटल कॉर्टेक्स या तो डैमेज हो जाता है एक्सीडेंट से, स्ट्रोक से, या फिर वो लोग जिनका वो डीजेनरेट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, उनमें पर्सनालिटी चेंजेस आ जाते हैं. अब ये कॉमनली नोन बात है, बट उस समय इट वाज एन ऑब्जर्वेशन दैट वाज मेड कि वो बंदे का पर्सनालिटी चेंज हो गया. एंड इट वाज नॉट दैट ही बिकेम कूल, इट वाज एक्चुअली कि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, दैट इज व्हाट सेपरेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स. It is something that is, in the course of evolution, we humans have developed. So that is something that जो आपका जो inhibition होता है ना, कि मुझे क्या चीज नहीं करनी है, उसको रेगुलेट करता है. So मान लो कि आपका बहुत वजन बढ़ रहा है और आपको मीठा देख करके आपको तुरंत क्या होगा, इम्पल्स होगी कि खा लेता हूँ मैं फटाफट, है ना. ये जो काम कर रहा है, ये आपका पुराना ब्रेन काम कर रहा है. पुराना मतलब जो एवोल्यूशनरली पुराना है, योर रेप्टिलियन ब्रेन, योर मैमेलियन ब्रेन, सॉरी योर रेप्टिलियन ब्रेन, योर एम्फिबियन ब्रेन, मैमेलियन वाला तो बाद में होगा. बट आपका दिमाग का एक हिस्सा बोलेगा कि नहीं यार बहुत वजन बढ़ रहा है, अभी अभी तो खाना खाया है, नहीं खाना. तो ये जो इनहिबिशन है, ये इनहिबिशन हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है. तो फिनियस गेज के साथ में जो हुआ, जो पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं, वो एक्चुअली होते हैं कि आपका इनहिबिशन चला जाता है अक्सर. Which means you start doing things on impulses. Which means you would sometimes people with the frontal dementia will appear more jocular than they were because their inhibition is gone. But at the same time, they will do other activities that are, for example, risky for them because their inhibition is gone. मान लो कि आपको किसी पे गुस्सा आया, आप तुरंत उसको गाली नहीं दोगे बिकॉज योर ब्रेन विल टेल यू कि ये नहीं बिहेव करना है, इससे ये गलत है या जो भी है. दैट इज योर इनहिबिशन. तो वो चला गया, वो फिनिक्स भाई का चला गया. तो फिनिक्स भाई जॉली हो गए, वो पहाड़ों से छलांग लगाने लगे, पैराग्लाइडिंग करने लगे, ऐसा. मोर देन दैट, मतलब वही कि he became more irritable और he became more मतलब उस तरह की चीजें जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, उस तरह की चीजें he began to do. And that is what people generally begin to do, मतलब जब ये हो जाता है तब. Also, And that is not a good thing. That is not a good thing. Okay. Done. तो बट इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी पर्सनालिटी इज नॉट कंप्लीटली आर्स, बस एक थोड़ा सा स्क्वीक और वी आर कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन. तो अगर मैं बहुत मॉरल इंसान हूँ, मैं बहुत ही अच्छा अगर एटलीस्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बहुत मॉरल हूँ, लोगों को अच्छे से ट्रीट करता हूँ, इसका मेरा कोई क्रेडिट नहीं है. वो तो बस वायरिंग ऐसी है, थोड़ी वायरिंग इधर उधर हुई, आई विल बिकम इमोरल. सो जो आपने बोला ना, इस पे मुझे एक शेर याद आया. एक अमर इकबाल का शेर है, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक भी नस टस से मस और बस. ओके. तो हाँ, ऐसा तो है कि ऑल्सो क्या एज के साथ, जैसे आई हैव सीन लाइक मैं अपनी दादी को बोलता था, शी वॉज वेरी कूल, काम, कंपोज्ड, मतलब इतनी शांत महिला मैंने अपने जीवन में नहीं देखी. तो मैं उनको बोलता था कि यार बहुत ही कूल हो आप तो दादी. अब तो वो नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली,
बाबा एट द सेम टाइम शांत आदमी है बहुत। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये अब हमारे सामने शांत है ना, अपने ज़माने में तो ये भी क्रांतिकारी रहे होंगे। तो क्या ये पर्सनालिटी ट्रेट्स एज के साथ, ये जो वायरिंग है ये एज के साथ ठीक होती है, या फिर हमारे दादा दादी जितने कूल अभी हमें लग रहे हैं उतने कूल वो थे नहीं? लाइक गांधी एट 23 वाज नॉट भगत सिंह ना। Yeah. गांधी एट So- 23 वाज नॉट एज गुड। लाइक जो हम 23 साल की उम्र के गांधी को अगर देखते तो हमें बिल्कुल महात्मा तो नहीं making a लगते। lot of controversial statements here now. I mean, people, ये अगर मैं गांधी होती गांधी को मतलब बोल सकते हैं, गांधी बुरा नहीं मानेंगे, सलमान भाई भी बुरा नहीं मानेंगे, उन तक पहुंचेगा ही नहीं है। what if it does? What if it does? तो मैंने तो ड्राइवर को ही देखा था, अगर पूछता है तो। Good. देखो गांधी का बोलने पे ना 2 कैंप्स आएंगे टू अटैक यू. नो दैट इज द गुड थिंग अबाउट गांधी। गांधी जैसे मेरे पुराने बॉस जहाँ मैं काम करता था, वो बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि एवरीबडीज मैन इज नोबडीज मैन, एवरीबडीज वर्क इज नोबडीज वर्क। तो गांधी के साथ वही है। गांधी क्योंकि दलितों के भी हैं, गांधी हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, गांधी कैपिटलिस्ट के भी साथ भी हैं, वो सोशलिस्ट के साथ भी हैं। तो गांधी को बचाने कोई नहीं आता है। गांधी को बचाने कोई नहीं आएगा. That's not what I'm saying. I mean, I'm saying, there's this opposite camp also. There's going to be people like Gandhi can never be Bhagat Singh, and there's this other. He was camp not also. Bhagat Singh. That is what I'm saying. At 23 he was not Bhagat Singh. हम He was सोचते not. हैं He was कि not. जैसे some few days ago a friend of mine asked a very interesting question. थोड़ा सा हम लोग डिग्रेस कर रहे हैं। उसने कहा कि अगर 23 में भगत सिंह चले गए, But we'll come back to this. We will come back to this question later. या सो लेकिन अगर भगत सिंह रह जाते आजादी के बाद भी, और उनकी एक पार्टी होती जो कि शायद कम्युनिस्ट पार्टी होती, ही वाज अ कोर कम्युनिस्ट। Yeah. तो he क्या was. He was तो क्या card carrying. या यू नो अबाउट द केबीसी, यू नो द स्टोरी अबाउट केबीसी क्वेश्चन, राइट? No, I don't. No. I was on KBC once. I Huh. was from a friend. Question Yeah, was yeah. what Acha, book. yeah. Yes, I know that story. Yes, So I know that still story. I regret this, या कि मैं लॉजिक में लगाया कि वो लेनिन पढ़ रहे होंगे। Anyway, coming हाँ. back, तो शायद हम भगत सिंह को उस इज्जत से नहीं देख रहे होते जिससे हम आज देखते हैं, ओनली बिकॉज वो 23 में चले गए। और हम लाइक वो है ना कि यू डोंट लाइक इफ यू इधर यू डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ। तो Yes. वो तो है ही। Particularly in today's world with all this internet, with all the access to other people's life, and these internet echo chambers, भाई बहुत complicated हो जाता है चीजें. Talking about this again, sorry, हम वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं। I had a question about social media also. Does that Okay, so let us- yeah, पर्सनालिटी पर डिग्रेस करते हैं एक बार वापस। Okay. Yeah. Alright. So 2 चीजें होती है, एक होता है टेम्परामेंट और एक होता है पर्सनालिटी. तो टेम्परामेंट वो होता है दैट यू आर बायोलॉजिकली बॉर्न विद, मतलब जब एक बच्चा बिल्कुल पैदा ही हुआ है, सॉरी, तो उनका किसी चीज से एक्सपोजर नहीं है अभी ना, मतलब अभी दे डू नॉट नो द वर्किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कोई तरह का उनको नर्चर अभी तक नहीं मिला है, कुछ नहीं हुआ है. डिस्पाइट दैट यू विल सी कि कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े क्रैंकी होते हैं बचपन से ही, थोड़ी सी भी भूख लगी बहुत फंसी होंगी, या थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हुए बहुत ज्यादा फंसी होंगी, मम्मा का गोद छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, एंड दोस थिंग्स. कुछ दूसरे बच्चे होंगे जो बड़े इजी गोइंग होंगे, किसी के पास भी आसानी से चले जाते हैं, दिक्कत होती है थोड़ा सा हम करते हैं, फिर आप उनको सूद कर सकते हो आराम से. कुछ बच्चे होते हैं जो इनके बीच में होते हैं कि थोड़ा बहुत फंसी होते हैं, बट वंस दे बिकम यूज्ड टू यू दे विल बी मोर गो. सो दैट इज व्हाट योर टेम्परामेंट इज. वो है जो आपके जीन्स से डिटरमिन होता है, और फिर ग्रेजुअली मतलब वही कि कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस एंड सच थिंग्स. सो जो मैंने तीनों चीजें बताई, दैट्स कॉल्ड अ डिफिकल्ट चाइल्ड, एन इजी गोइंग चाइल्ड, एंड स्लो टू वार्म चाइल्ड. सो अगेन कुछ चीजें आपके टेम्परामेंट में नेचुरली होती है इवन एज यू ग्रो अप. सम पीपल विल बी, से फॉर एग्जाम्पल, नोवेल्टी सीकिंग. कुछ लोग को नई नई एक्सपीरियंसेस का बड़ा शौक होगा कि पैराग्लाइडिंग करके देखते हैं, या फलाना करके देखते हैं, ठिकाना करके देखते हैं. कुछ लोग होंगे जो बाय डिफॉल्ट बाय देयर टेम्परामेंट दे विल बी मोर एक्सट्रोवर्टेड. कुछ लोग होंगे जो बाय देयर टेम्परामेंट दे विल बी मोर पनिशमेंट से डर के काम करेंगे, डर के मारे ज्यादा काम करेंगे. ये सारी चीजें टेम्परामेंट है. अब इस टेम्परामेंट के ऊपर थिंक ऑफ इट लाइक केक का जो बेस होता है ना, ब्रेड वाला, ये वो है. फिर इसके ऊपर आप आइसिंग लगाते जाते हो. वो आइसिंग है जो आपके आसपास के इन्वायरमेंट से आती है.
जो आपने अपने घर वालों को देख के सीखा है, जो आप अपने अपने स्कूल में सीखा है, जो आपने अपने फ्रेंड्स को देख के सीखा है। कुछ चीजें आपको डायरेक्टली बोल के सिखाई जाती है, कुछ चीजें आप बस कंडीशनिंग से या इट जस्ट सीप इनटू योर पर्सनालिटी। आपने देखी है, ऑब्जर्व करी है, सीखी है। So now this entire cake is your personality, the base and the icing. Sorry. Now what happens is ये आपका adult personality हो गया है, ये settle हो गया है. So it is like a enduring patterns of behavior. कि आप किसी चीज में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, वो आपका लंबे समय तक रहने वाला वो चीज आपका पर्सनैलिटी है. विथ एज टू थिंग्स हैपन. एक तो ये कि जो न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, they sometimes men will they'll have lower levels of testosterone. तो जो हम बोलते हैं कि लोग मेलो हो गए, गुस्सा कम हो गया, aggression कम हो गया, those things can happen with that. Women will also have lower levels of estrogen. कुछ ब्रेन के अंदर भी, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स है, उनके अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं. Some degeneration starts. So that also affects your personality as you go. दूसरी तरफ क्या होता है, कुछ तो इससे ना कुछ चीजें तो मेलो होने लगती है, पर दूसरी तरफ कुछ चीजें ज्यादा सॉलिडिफाई भी हो जाती है. जैसे आप लोग बोलते होगे ना कि बड़े लोगों को कुछ नया चीज कुछ नया बिहेवियर पैटर्न कराना मुश्किल होता है. दे आर मोर सेट विद देयर वेज. तो एज पीपल एज, पर्सनैलिटी चेंजेस इन बोथ वेज. इट डज चेंज and it changes in both ways. Some things will go away and some things will get stronger. Both of those things happen. Okay. Also, so talking about that social media thing. Yeah. इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो कि I find it like really plausible. Conspiracy नहीं लगती है मुझे, तो लगता है कि it is very much possible कि you can use social media not only to identify certain personality traits, certain behavioral pattern, but also to आप उसे मोल्ड कर सकते हो, आप उसे किसी डायरेक्शन में धकेल सकते हो. Yeah. एक तो ये है. दूसरा, आई डोंट नो हाउ सेफ इट इज. फ्रेंड ऑफ माइन इज डूइंग दिस. उसने क्या किया, वो अपने सर्चेस, क्लॉड क्लॉड इज एआई दिस थिंग, एंथ्रोपिक का, वो उसको बताता है. लाइक ही टॉक्स टू हिम, नॉट लाइक अ थेरेपिस्ट, बट लाइक रैंडमली ही टॉक्स टू हिम. इट टॉक्स टू इट और उसको बताता है रैंडमली. और उसका एम ये है कि आफ्टर ए ईयर और सो वो उससे अपनी पर्सनैलिटी एसेस करवाना चाहता है. Okay. लाइक ही वांट्स कि अब बता कि अब मैं ये डिसीजन क्या मुझे लेना चाहिए, ऐसे कि नहीं लेना चाहिए, बेस्ड ऑन माय ऑल दीज थिंग्स आई हैव डन. तो एक तरफ तो ये मुझे एम्पावरिंग भी बहुत लगता है. एक तरफ मुझे लगता है कि इस कोड के उस पार बैठा एक आदमी या एक सिस्टम कैन एक्चुअली मैनिपुलेट यू टू बाय सर्टेन थिंग्स, टू वोट फॉर सर्टेन गवर्नमेंट्स. और ये मतलब एक बड़ा ही डाउनहिल है कि ये स्नोबॉल होते होते कहाँ जाएगा, वी डोंट नो. So is that even possible कि आप ग्रुप्स को, लाइक बड़े ग्रुप्स को, नेशंस को, स्टेट्स को, मिलियंस ऑफ पीपल को एक साथ उनका बिहेवियर एक, क्योंकि फिर भी लोगों का थोड़ा बहुत तो लाइक यू एंड आई आर डिफरेंट, एवरी पर्सन, पर फिर भी एक चंक में कॉमन बिहेवियरल पैटर्न होगा और आप उस सबको धीरे धीरे शिफ्ट कर दोगे एक तरफ थ्रू कॉन्स्टेंट. और ये किसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें किसी तरह के स्पीचेस आपको दिखाए जा रहे हैं या किसी तरह के आपको बोला जा रहा है कि यू बाय दिस थिंग, कोक खरीदो, ऐसा नहीं बोल रहा है कोई. दे विल टेल यू रैंडमली डिफरेंट थिंग, पर उससे वो आपको कोक खरीदने को आपको ट्रेन कर देंगे. Yeah. So yes, I really think that is possible. So there's something called as a mental walk, right? Which जो ज़्यादातर humans का common होता है. So for example, I think red, है ना. अब रेड से हमारे दिमाग पे या तो ब्लड आएगा, या से रेड ड्रेस आएगा, या रेड रोज एप्पल आ आएगा. गया मेरे तो. एप्पल आ गया, ठीक है. सो देयर इज अ कपल ऑफ थिंग्स दैट कैन कम. नाउ वहां से आप कहाँ जाते हो? सो यू थिंक ऑफ एप्पल, मे बी द नेक्स्ट थिंग दैट, अब मैं किसी को एप्पल क्यों देती हूँ, तो हम में से 4 लोग, मानो 5 लोग बैठे हैं, 5 में से 3 लोग बनाना सोचेंगे, राइट? फोन आ गया. Okay, cool. So the other 2 people will think of a phone. So there is a mental walk. I really think this is again. I don't know if this is a conspiracy theory. This is mostly a speculation. We are actually digressing from psychiatry now, but
I really think it is possible to predict those mental walks through algorithms. ये machine learning के द्वारा बहुत easily possible है. You know, you feed into it the data that most people are doing, and it can actually pick up कि 90% of people इन 3-4 शब्दों के अंदर में करेंगे. So जैसे आप बोल रहे हो कि you talk of an entirely different thing, but you get them to think of that thing that you want them to buy. So you're actually guiding that mental walk. आप समझ रहे हो mental walk वाला concept? कि मैं आपको एक एरो दिखा रही हूँ, ये एरो भी घूम के उधर ही जा रहा है, किसी दूसरे बंदे ने दूसरा एरो पकड़ा, पर वो दूसरा एरो will go to a third arrow, which will go to a fourth arrow, which will finally join you there. And it is easy to predict. It is not that hard. Humans are not, because our thinking process is born out of our experiences, our collective human experiences. It's not that hard to predict that mental walk. So it is not that hard to guide that mental walk in a certain direction. So, also, yeah, once I again, do think talk that is about personality. Yeah. Talking about personalities once again, क्या personalities societies decide करती हैं, या it is a very individual thing? जैसे for example, स्वीडन के लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, और जर्मनी के बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. हाँ, कि सपोज जर्मनी के लोग डॉक्यूमेंटेशन या इसमें बहुत, डॉक्यूमेंटेशन वाली बात तो बहुत जनरिक हो गई, But also very organized, very meticulous. हाँ, सपोज से मेटिकुलस, या जापानीज बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं. डज सोसाइटीज शेप पर्सनालिटीज? They do to a certain extent. जैसे Like I अगर told मैं Yeah, अगर मैं बेल कर्व देखूं तो वो तो सब जगह ही होगा. लाइक हर सोसाइटी में कुछ डिसऑनेस्ट होंगे, कुछ ऑनेस्ट होंगे, बट जो जापान का बेल कर्व है उसका 5th परसेंटाइल हो सकता है इंडिया के 45th परसेंटाइल के पास हो इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी. या इसका उल्टा भी, मतलब मैं ऐसे क्यों बोलूं कि हमारे लोग बेईमान हैं, हो सकता है कि हम उनका 5th परसेंटाइल हमारे, उनका 95th परसेंटाइल हमारे 80 परसेंटाइल के पास हो. तो डज दैट हैपन कि एक सोसाइटी इन जनरल डिसऑनेस्ट है, इन जनरल ज़्यादा करप्ट है, इन जनरल ज़्यादा हार्ड वर्किंग है? Okay, so I would like to say two things here. First, I will tell you a simpler things जो मैंने पहले भी बोला कि yes, societies do affect personalities in the way that icing affects the flavor of the cake. So there's your temperament, which is biologically decided, and there is, on top of it, there is your woe. So you can have a chocolate raspberry cake, you can have a chocolate vanilla cake, you can have a double chocolate cake or whatever you want, right? So आपके temperament के ऊपर जो layering है वो आपकी society से definitely आएगी. That is one. Two, मतलब not just society, basically again nurture से आएगी. So your parents, your colleagues, your peers and other people around you. दूसरी चीज जो traits आप describe कर रहे हो, जो behavioral patterns आप describe कर रहे हो, typically in the theories of personality जो domains classify करते हैं उनमें से actually इनमें से कम चीजें हैं. Okay. So for example, honesty as a behavior pattern, for an Indian, I'm going to make a controversial statement here. So for an Indian, आज दिन ही है कंट्रोवर्सी का, टेंशन मत लो. yeah, so offering a bribe might not be perceived as dishonest to them. हाँ, that is true. Okay. That is true, Got right? it. So it is not that they're dishonest. They're ethical people. It's just It is that part of their system now. it's part of the system. It is not a part of their personality. You understand? Okay. So if I ask them, will you lie to a person? They'll say, oh my God, no, I will never lie to a person. That is dishonest. But did you just bribe the guard to get in there? Yes, I did, क्योंकि वो तो देते ही है. So No, I mean वो शायद मेरा एग्जांपल गलत हो गया. So let's just say कि जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि there are certain warrior races कि there will be Gorkhas and the Rajputs and the Jats of the world, जो Vikings of the world जो ज़्यादा aggressive होंगे, ज़्यादा warrior like personalities होंगी. Is that okay? Yeah. वो तो पर्सनालिटी ट्रेट है. तो क्या कम्युनिटीज पर्सनालिटी कैरी करती हैं? क्या कोहर्ट, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ जीन्स,
सिर्फ नर्चर वाला पार्ट नहीं बात कर रहा हूँ मैं वो वाला बात कर रहा हूँ कि एक सोसाइटी जहाँ पर इनब्रीडिंग तो गलत वर्ड हो गया, मतलब वही कॉमन पूल है जिसमें क्लोज ब्रीडिंग हो रही है। कम्युनिटी सो टू स्पीक। हाँ, तो उनके अंदर सर्टन पर्सनालिटी ट्रेट्स होते ही हैं। साउथ इंडियंस या बंगालीज जो हैं वो इंटेलेक्ट उनका ज्यादा होगा, देन देयर विल बी वाइकिंग्स ऑफ द वर्ल्ड जो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होंगे। बिहारीज आईएएस क्रैक करेंगे। मैं नहीं बोलना चाहूंगा वो सब चीजें, पर देयर विल बी again not stereotyping anyone, again No, all of this is out of curiosity. I get your point. So You get your point, but people watching this might not. So let me disclaimer दोस्तों, all this is just out of curiosity. वैसे तो कितने इन पिन 3.5 लोग दिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप नहीं कर रहे, लोगों को चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सबके लास्ट में एक क्या ऐसा होता है, तो हमें नहीं पता ऐसा होता है, हम ऐसा कुछ क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है। मैडम जो कहेंगी उसमें लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, तो उनको आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, so इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि एक्सपर्ट इज एन ओवरस्टेटमेंट, आई एम जस्ट अ लर्नर, दैट इज ऑल। सो ओके, पर जो सवाल आप पूछ रहे हो, इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, इट्स अ कॉमन वो मतलब यू नो इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस कि फलाना लोग इस तरह के ज्यादा होते हैं। आई एम अ पंजाबी, you know a lot of people feel that हम लोग by nature extroverted होते हैं, you know we as a you know हमारी पूरी कौम ही extroverted है, और मतलब we keep dancing to the Bhangra tunes every time, whatever. Maybe वो तो उसमें तो भांगड़ा ट्यून का ज्यादा रोल है। No, भांगड़ा but ट्यून वेस्टर्नर्स भी डांस रहे हैं उस पे तो। No, but I'll tell you something, you know कभी मैं से I am by nature, again I am an extroverted person, तो कभी मैं से पटर कर रही होती हूँ and then somebody is like, are you Punjabi? I was like, yeah, why? Like, because you talk a lot, so you know I thought you are a Punjabi. So yeah, stereotypes do exist. Again, part of it, yes, it's a mixture of a lot of things. So one, it's a mixture of, जैसे कि आपने बोला कि genetics तो है ही, है ना, so एक shared genetic pool है, yes. उसके अलावा over the years there's something called as epigenetic changes, मतलब जीन्स के ऊपर जो चीजें आती हैं वो भी कई बार होती है कि बट वो तो इनहेरिट नहीं होती ना, वो इनहेरिट नहीं होती, नो इनहेरिट नहीं होती है, बट वो एक्सपीरियंसेस के साथ में आते हैं, with your life experiences, with your you know the things that you go through in your lifetime. And if you are part of a certain community, certain traits will be rewarded more. So if you are part of a warrior clan, aggression will be rewarded more, and you will learn, you know, आप जो classical conditioning जो होती है कि जो चीज के लिए positive reinforcement मिलेगा वो आप ज्यादा करोगे, जो चीज के लिए negative reinforcement मिलेगा वो आप कम करोगे. So again, as a part of a lot of communities, like you talked about, say Bengalis or South Indians, so yes, you know, genetically of course they'll inherit certain things, but at the same time you know, certain kinds of talk will be rewarded more. It'll get more positive reinforcement from the parents, from the peers. वो चीज ज्यादा inculcate होगी ही सही. Then comes pure nurture, जो you know overt learning होती है, जो आपको overtly सिखाया जाता है. That also comes into play. So I think all of those things, and in fact, I think even evolution, you know, so you're talking about warrior clans. So, you know, back in the day when they had to fight for survival, I think the genes that survived would have been the ones जो ज़्यादा aggression के साथ में थे. So I think that also played a part somewhere. Yeah, maybe. Also, लेकिन talking about clans, मुझे वो याद आया. Again, Sapiens में ही है ये, जो cognitive revolution वाला chapter है उसमें है कि you know जो हम बात कर रहे थे कि people see certain things या believe in certain myths. Yeah. और ये जो सब हैं ghosts, myths, legends, gods, ये सब it is a very important part of our evolutionary success. वो वही वाला एग्जांपल देते हैं कि जानवर देखो कम्युनिकेट करते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं. देयर आर मंकीज जो साउंड कर देंगे शेर आ गया, बट शेर नहीं आया होता है. बट मंकीज ये नहीं कर सकते जो हम करते हैं, इमेजिनरी फिक्टिशियस बीइंग्स बनाना. और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब होमोसेपियंस निएंडरथल से लड़ने गया तो हट्टे कड़े बड़े बड़े निएंडरथल 10 निएंडरथल 100 होमोसेपियंस को निपटा सकते थे. तो अब आपको 1000 होमोसेपियन चाहिए उनसे लड़ने के लिए, लेकिन 1000 लोगों का ग्रुप बनाना बड़ा मुश्किल है.
तो आपको कुछ फिक्शनल चीजें चाहिए, तो फैमिली, रिलीजन, गॉड, और हमें लगता है कि कितनी स्टूपिड बात है। फिर वो एग्जांपल देते हैं कि आज भी नेशन, आप सोचो, मतलब अगेन थोड़ा I agree कंट्रोवर्शियल with you है, there. बट अयतुल्ला खमीनी की डेथ होती है, इंडिया में या पाकिस्तान में या दुनिया में और कई जगह ऐसा इंसान रो रहा है जिसने खमीनी को शायद कभी सुना भी नहीं है। लाइक Yes. ये सीन इज फोटोग्राफ्स, बट सेम पोप के साथ भी होगा। मतलब मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर पोप की डेथ होगी तो शायद दुनिया भर में क्रिश्चियंस परेशान होंगे जिन्होंने उसे कभी, शायद उसका स्पीच भी कभी नहीं सुना है। दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, बट वो लोगों को यूनाइट करता है एक साथ। और ये जो मिथ्स हैं ये, और एक बहुत ही एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा डिग्रेस हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपको सब ये सब झूठी बातें लगती होंगी ना, आप अपने आप को, अगर आप एथीस्ट हैं और आप बहुत ही अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, तो वो बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ आप कितनी फिक्शियस चीज पे विश्वास करते हैं। जैसे मैं अपने लिए एग्जांपल देता हूँ, वो उन्होंने शायद किसी और कंपनी का दिया था, क्या रिलायंस इंडस्ट्री सोच के देखो एक बार, क्या है रिलायंस? क्या मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री है? नहीं। क्या वो फैक्ट्री रिलायंस? वो एक लीगल कागज पे एक वकील का बनाया हुआ एक जादू है, Yeah. और उसके पीछे हजारों करोड़ रुपया है जो अपने आप में फिक्शन है। In fact, dude, think of the money that we invest in banks. Think of the Yes. think of the वो notes सिर्फ एक that we नंबर है, have. वो हाँ वो बिट्स है Yeah, बस think of the note कंप्यूटर that we पे। have. It's a piece of paper. अरे फॉरगेट नोट, अब तो नोट भी नहीं है दुनिया Yeah, में, तो उतने नोट भी नोट नहीं उतना है, सोना yes. नहीं है जितना पैसा है। ओके, Yes. ऑल्सो आपको पता है पूरी दुनिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के डेट में है। फनी बात ये कि किसके डेट में है? I know. किसके डेट में That है? is the most amazing thing. किसके डेट में है? Yes. पूरी दुनिया, यूएसए कुछ ऐसे तो 20 कुछ तो ट्रिलियन डॉलर के डेट में चल रहा है। किसके? पूरी दुनिया में इतना पैसा ही नहीं है जिसके आप डेट में हो, बट चल रहा है। तो हम Yes, ये सब yes. फिक्शन में, इन सब चीजों में हमारा दिमाग विश्वास कर पाता है, ये हमें इंसान बनाता है। That एंड is दैट true. इज, और I know it is one of the most fascinating things about human beings. पूरा जितना भी लॉजिक है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो सब एक कूड़ेदान में चला जाता है। एंड यू डू रियली स्टूपिड, वो गेम ऑफ थ्रोन्स में ना, स्टूपिड थिंग्स यू डू फॉर लव, वही है कि, और ये बहुत स्टूपिड लग सकता है कि कोई क्यों ही करेगा ये। जैसे हम, हमारे पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ में, वो बहुत, मैं अपने पापा से बात करता हूँ कि आप क्यों, वाई हमारे क्यों किड्स की क्यों जरूरत है दुनिया में? आप मौज कर सकते थे। सोचो अगर हम आपके 3 बच्चे नहीं होते, आपके पास, आपको बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना था हमारे ऊपर, आपकी क्या लाइफ होती? बट वो कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है, हम भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, बट यू डू दैट। I just might be one of those people. Let's see. So, you know the selfish gene concept. या आई नो कि Yeah. वो डिसाइड करेगा कि वो रहे। तुम एज एन इंडिविजुअल राम गोविंद यादव से कोई मतलब नहीं है, उसको प्रोजेनी तक पहुंचना है, और वो इंश्योर करेगा कि आप पहुंचो। In fact, I take it a notch higher. This is my speculation. So I take this concept a notch higher. Everything that we do, everything, literally everything is, comes from that DNA के propagation का purpose. So, say for example, people fight for their own religion or for their own country. That is also because, you want to protect the DNA that is closest to yours. So I think it goes in that order. कि आप सबसे पहले self का survival. So if I and my brother, my non-existent hypothetical brother, have a fight, I will save myself. And, if we are in a fight to death, I will kill my brother to save myself. Right? So self का सबसे पहला survival. But if me and my hypothetical brother are in a fight with another family and they come to attack my brother, I will kill them to save my brother. So I will save the DNA that is closest to mine. Yeah, I just want to finish the thought. या प्लीज। Okay. है ना? फिर उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, मान लो कि दूसरे शहर वालों का हमसे फाइट होता है, तो मैं जो सेम पड़ोसी जिसको मैंने अपने भाई को बचाने के लिए मार सकती थी, बट दिस टाइम उनको बचाने के लिए मैं दूसरे शहर वालों को मार सकती हूँ. Similarly, if our state has a fight with, say, Tamil Nadu, I will save my state. If India has a fight with Pakistan and I'm in the army, to save my fellow countrymen who's a Tamil, I will kill them to save the DNA closest to mine. So it goes on to expand. But if humans are in a fight with animals, I wouldn't care where the human is from. I will save the human and I will kill the animal. And if people of Earth are in a fight with hypothetical aliens, we will save the animals of the Earth and we will kill the aliens. So there I finish my thought. Now you. और मे बी और ले जाते हैं ऊपर,
एंड्रोमेडा वर्सेस मिल्की वे कर लेते हैं. Why not? Why not? But yeah, the point being, you will save the DNA that is So- the closest to you. Yeah, have you seen 10,000 BC? I have been wanting to, but I have not. Amazing movie. उसमें एक डायलॉग है, every man in his lifetime creates circle around himself. और उसमें कुछ लोग होते हैं, किसी के सर्कल में वो अकेला होता है, किसी के सर्कल में उसकी फैमिली होती है, किसी के सर्कल में उसका क्लैन होता है, और वंस इन अ वाइल कोई ऐसा पैदा होता है जिसके सर्कल में पूरी दुनिया होती है, द गांधीज ऑफ द वर्ल्ड, द लूथर्स ऑफ द वर्ल्ड. और वही ग्रेटनेस इंसान की डिसाइड करता है कि आपने अपना सर्कल कहाँ रखा है, वो जो आइडेंटिटी, वो जीन पूल जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो. टॉकिंग अबाउट दैट, सेपियंस में इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है. ये जो आप कहते हो ना कि अपना जीन पूल बचाने की कोई जद्दोजहद है, वो कहते हैं कि मेल मंकीज में ऐसा होता है कि वो ट्राई करते हैं, अल्फा मेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है. ह्यूमंस ने इंटरेस्टिंगली कुछ अलग किया है इसमें. जब एक इंसान अपने रिलीजन, अपने सेक्ट के पीक पे पहुंचता है, वो ब्रह्मचर्य ले लेता है, वो सेलिबेसी ले लेता है. सिर्फ हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है, वो पूरा वेटिकन, Correct. Yeah. and they choose not to spread their gene. Yeah. रीजन मुझे भी नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों है, बट इट इज अ कॉमन थ्रेड जो सारे रिलीजन्स में हो रहा है कि जैसे ही कोई इंसान इस प्रोसेस के टॉप पे पहुंचता है, वो अपना जीन प्रोपेगेट करने को अवॉइड करता है. Yeah. दैट मे बी इट इज बिकॉज कि वो उसे एक सर्टन लेजिटिमेसी देता है, क्योंकि पुराने रिचुअल्स में ऐसा होता था कि सपोज कोई क्लान है, उसमें दो लोग हैं, एक जो बहुत अच्छा स्पीच दे रहा है लीडर बनने के लिए, लॉजिक दे रहा है, और फिर एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ जो अपना हाथ काट दिया या अंगूठा काट दिया, एंड देन ही सर्टन फॉर सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल बिकम्स अ हीरो एन आइडल बिकॉज ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस समथिंग. तो किसी ने कितना भी रैशनल लॉजिक दिया हो, वो जिसने हाथ काट के दे दिया वो लीडर है, उसकी कैपेबिलिटीज कुछ भी हो. सेम चीज ये लोग किया कि जैसे ही दे टुक Is it just सेलिब्रेसी. the olden times? I'm just wondering. हाँ, तो हम Was वही it हैं, just- वही मैं कह रहा हूँ ना, इट इज दिस प्रीफ्रंटल वर्सेस लिम्बिक का ही गेम है. और Yeah. अल्टीमेटली इन प्रेशर सिचुएशंस, जो मैंने कहा कि जब पैनिक आएगा ना, तब लिम्बिक विल ऑलवेज विन. It will win, या yes. फिर ग्रुप्स में नॉट ओनली पैनिक्स, आई हैव रियलाइज्ड वी कैन बी स्मार्टेस्ट स्पीशीज एज इंडिविजुअल, एज ग्रुप्स वी आर एज स्टूपिड एज डोंकीज. Maybe stupider. मे बी स्टूपिडर, यस. ग्रुप्स में तो हम बेवकूफ ही हैं. लाइक मे बी स्टूपिड इज नॉट द राइट वर्ड. No, but Maybe it is. it is a controversial day today. Maybe there is a more politically correct word for this, जो हमारे पास नहीं है अभी. हमारा लैंग्वेज और प्रीफ्रंटल अभी उतना शार्प नहीं हुआ है, तो मे बी समडे. बट ये तो है कि कोहर्ट्स में, ग्रुप्स में तो हम बेवकूफ ही हैं. Anyway, so it has been an amazing discussion. Yeah, it really has. We've digressed a lot. We've touched upon a lot of We things. digressed a lot. Yeah. So yeah, thank you so much. And Yeah. ये बढ़िया डिस्कशन था, मजा आया मुझे. और मुझे भी I बहुत hope मजा आई लोगों बस. को- हाँ, आई होप लोगों को भी आए. So yeah, the whole spiel. Okay. So this is a very interesting podcast with a very interesting host. मोस्टली क्योंकि ना एक होता है कि आपको एक एक्सपर्ट मिल रहा है कि आपको एक ही चीज में दिलचस्पी है, एक होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. सो आई गेस राम इज अ पर्सन लाइक दैट एंड द पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी लाइक दैट कि थोड़ा हर चीज के बारे में बहुत सारा बात हो सकता है. सो या प्लीज डेफिनेटली सब्सक्राइब, डेफिनेटली वॉच आवर वीडियो, एंड आई थिंक इफ देयर इज एनीथिंग दैट share it with people, and there's like, if anything that you want to talk about, that you want him to talk about, or that you want us to talk about, please drop a comment, and I guess we'll do that. Yeah, please. Also, I want to start a quiz series also. I want to start online quizzes. People who are interested can send messages. Jilmil एक अच्छी क्विजर है, I know a lot of other people who जो अच्छे लोग अच्छी क्विजिंग करते हैं, इंटरेस्टेड हैं. I would like to start a quiz series also. बाकी तो देखते हैं, जिंदगी है. Yeah, we'll see. चलिए, please take care and have a nice day. All Bye. right, Take you care. too. Bye bye.